स्क्रीन ले जाइए पहले छीट के। चलिए आते हैं, आइएगा ठीक है। 93 नंबर सवाल के साथ शुरू करते हैं। 93 नंबर सवाल क्या बोलता है। इससे पहले 6 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, सारा का सारा पार्ट यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। 93 से 1 से लेकर 92 सवाल तक हो गया है इसमें। 93 नंबर से आज शुरुआत करते हैं। 93वां सवाल क्या बोलता है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था। तो चयन नहीं किया था, ऑप्शन ए बीज का रंग, दूसरा था फूल की स्थिति, तीसरा था फूल का रंग, चौथा क्या था फूल की आकृति। तो फूल का जो स्थिति था ना, इसी का चयन जो है कि आपको नहीं किया था। बाकी ये तीनों का चयन किया था। इसमें बीज का रंग था, फूल का रंग भी था और फूल की आकृति भी जो है कि आपको किया था। और मेंडल ने सबसे पहला इसका प्रयोग किस पे किया, तो सबसे पहला इसका प्रयोग जो किया वो मटर का जो है कि आपको पौधा पे जो है कि आपको किया है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये तो ऑप्शन बोल रहा गलत है, दे दिया है सर। ऑप्शन गलत दे दिया है। फूल की स्थिति, हाँ यहाँ पर गलती है, यहाँ पर इसको कट के बी कर दीजिएगा, है ना। आंसर तो सही लिखा है, खाली आंसर जो है कि गलत लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मेंडल ने मटर पे किए गए अपने प्रयोगों में फूल की स्थिति का लक्षण का चयन नहीं किया था। वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक जेनेटिक्स के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया था, तो यह जो है कि आपको जोहान मेंडल के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और इसी कारण से अनुवांशिकता का पिता जो है कि आपको किसे कहा जाता है, तो मेंडल को जो है कि अनुवांशिक का पिता जो है कि आपको कहा जाता है। अनुवांशिक शब्द जो है कि आपको किसके द्वारा, देखिए अनुवांशिक का पिता मेंडल को, जबकि अनुवांशिकता शब्द जो है कि किसके द्वारा दिया गया, तो यह दिया गया विलियम वाटसन के द्वारा जो है कि आपको विलियम दिया गया। वाटसन। जबकि जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो जीन शब्द जो है कि आपको जोहानसन। जोहानसन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। यहाँ से 3-3 सवाल निकला है। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो मेंडल ने बताया था। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। जबकि जीन शब्द किसने दिया था, तो ये जोहानसन ने जो है कि आपको दिया था। क्लियर है। आगे चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा को ही चयन किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी जो है कि आपको एक जोड़ी, फिर दो जोड़ी विपरीत जो है कि आपको गुणों के वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें वह जो है कि एक संकरणीय और दुई संकरणीय जो है कि आपको क्रॉस जो है कि आपको कहते हैं। एक हो गया मोनो जो है कि हाइब्रिड, एक हो गया जो है कि आपको डाई हाइब्रिड जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। मेंडल का नियम में जो है कि क्या क्या था, तो प्रभाविता का प्रावक्ता, नियम, हाँ प्रावक्ता का सत्करण नियम था, पृथ्वीकरण का नियम था और स्वतंत्र जो है कि स्वतंत्र जीवन का अपव्यूहन का नियम जो है कि आपको था। जीवधारियों के लक्षण प्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको दिखाई पड़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही फेनोटाइप जो है फिनोटाइप। कि आपको कहा जाता है। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को, है ना, उनको जीनोटाइप कहते हैं। और इनके कारण जीनों का जो है कि आपको किसके लिए, तो ये जीनों से जो है कि आपको बना होता है। और तीसरा बोलता है गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर के द्वारा कब किया गया, 1888 ईस्वी में अठारह जो है सौ कि आपको अठासी। किया गया था। आगे चलते हैं। हाई थाइमिन, थाइमिन विटामिन किसका रासायनिक नाम है, बी1 का जीवन रासायनिक नाम जो है कि बी1। आपको होगा, सर ये वाला है देखिए ना। लेंडर वाला देखिए, तो इसमें तो दिया तो बी फुल तो कुछ भी दिया था। हम डीपी लगाए इसमें देखिए तो B12 क्या दिया है, 753। एक बार क्वेश्चन देखिए ना, मतलब क्या उसमें दिया था फुल की स्थिति वाला। कहाँ लिखा है आपके डीपी में ऐसा कुछ। देख लगाए हैं, 7 प्रकार से दिया था, उसमें फूल की स्थिति भी दिया है, तो इसमें कैसे ले लिया अच्छा, कि नहीं दी। बीज का रंग है आपके ऑप्शन में, बीज का आकार है, बीज का रंग है, ठीक है। फूल की स्थिति है, फूल का रंग है, फूल का रंग भी है इसमें। फली का रंग या फली का आकार, ठीक है ना। फूल का रंग, फूल की स्थिति, ठीक है। फूल की स्थिति तो है ही, फूल की स्थिति इसमें दिया है, कहाँ का है? ये ज्ञान ज्ञान बिंदु का। बिंदु ज्ञान का बिंदु का है। हाँ लौकी है। सर सब तो इसमें है ही, बीज का फूल का। वही तो हम चलिए देखे इसको थे। रखिए, इसको डाउट में रख देते हैं, देख सर लेंगे इसको एक बार और। फूल की स्थिति का मतलब सर, फल की स्थिति मतलब छोटा बड़ा, है ना। फूल की स्थिति। अब फूल में भी देखिएगा छोटा बड़ा फूल होता है ना, एक होता है बहुत ज्यादा फुला के बहुत बड़ा हो जाता है, एक होता है बहुत छोटा, इसमें तो सब दिया सर हुआ वो है।
हाँ मटर वाला पढ़े थे ना सर, गोल था, चपटा था, अलग अलग कलर का था, हाँ, तो बड़ा वही था, ना छोटा स्थिति का था। मतलब कि हाँ वही तो स्थिति है, वही तो डीपी लगाए हुए हैं, इसीलिए तो बोले कि देखने के लिए, पता है है ना। सर, इसमें हमको लग रहा है कि फल का स्थिति नहीं होगा। देखिए ना, फल का स्थिति नहीं दिया है जो हम टीपी लगाए हैं। कहाँ फल का स्थिति, फल फल का स्थिति, फूल है, ये फूल ऑप्शन का में रंग, गलती कर, ऑप्शन में दोनों फूल फूल दे दिया है क्या? एक फल ये फूल दिया फल है। है ना, फूल ना है, फूल ना है, फल फूल कहाँ है, फूल है तो फूल की नहीं देखिए, आकृति है, फूल फल फूल तो, ये नहीं दे दिया फल तो है, है भी बी नहीं में भी करे। दिया है। फली का आकार है, फली का। अरे सब है, जितना ऑप्शन में आपका दिख रहा है ना जो आप लगाए हैं सातों, सब सातों में से चारों है, ठीक है, अच्छा, चारों है, ठीक इसमें कोई छाटने वाला नहीं है ना। है अब तो। एनसीईआरटी से इसको देख लेंगे आज, ठीक है, एनसीईआरटी से देख लेंगे कौन सही है कौन गलत है, पता चल जाएगा। अभी जो है कि फूल का स्थिति जो है कि अभी लेके चलिए, क्या कि आंसर जो लिया होगा उसी के आधार से जो है कि आपको, है ना। ये कब का पेपर है, एक बार पेपर को चेक कीजिए तो, पेपर कब का है ये? कितना नंबर, 94 नंबर 2020 सवाल था का। ना, 2020 का पेपर है ये। यस, 6/12/2020। चल 2020, एक मिनट रुक के लिख लेते हैं, 6/12/2020, ठीक है, इसको देखेंगे एनसीईआरटी से। आइए, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन जो है कि आपको होता है ना। और विटामिन बी और विटामिन सी ये किसमें घुलनशील होने वाला विटामिन है, जल में। जल में, या जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, एडीई के, एडीई के जो है कि आपको वसा में जो है कि आपको घुलनशील जो है कि आपको विटामिन जो है कि आपको होता है, क्लियर है ना। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करेंगे, ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ए का होता है रेटिनॉल जो है कि आपको होता है। बी1 का होता है थायमीन, बी2 का होता है राइबोफ्लोविन, बी3 का होता है नियासिन, बी5 का होता है पेंथोनिक अम्ल, बी6 का जो है कि आपको पैराडॉक्सिन, बी7 का बायोटीन, बी12 का साइनोकोबालामीन, है ना। उसके बाद विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल, विटामिन के का क्या होता है फिलोक्यूनॉन जो है कि आपको होता है, क्या होता है फिलोक्यूनॉन जो है कि आपको होता है। विटामिन बी11 का होता है फॉलिक एसिड या सेलिसिलिक एसिड के नाम से जो है आपको जानते हैं, यही सब सारा चीज जो है कि यहाँ पे लिखा होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं 95 नंबर सवाल, हाँ 95 नंबर सवाल की बात करेंगे। 95 नंबर सवाल क्या बोलता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको बताए हैं। जाइलम क्या करता जाइलम है, जल ले जाइलम जाएगा। जो है कि जल जल एवं जल खनिज लवण का क्या करता है, खनिज लवण का वहन करता है, मतलब फ्लोएम लेके ले जाता जाएगा। है ना। खाना, पका हुआ देखिए, खाना जो रहता है उसका काम। एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम में जल और खनिज लवण, जल एवं खनिज को लेके जाना है, लेकर जाना, कहां तक ले जाता है, लेके जाएगा कहां तक, पत्ती तक जो है कि आपको लेके पत्ती जाएगा, तक। है ना। और पत्ती में जो है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण होगा, जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा भोजन खाना। बनेगा। और उस भोजन को फ्लोएम जो है ये पेड़ के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम, पके हुए भोज्य पदार्थ को पहुंचाने का काम किसका होगा, इसका काम होगा फ्लोएम का जो है कि आपको काम जो है कि आपको होता है। जल का वहन करना, यही जो है कि आपको जाइलम का काम जो है कि आपको होगा। पादप प्लांट में का जाइलम किचन उत्तरदायी, बोलते हैं ना सर पत्ती हाँ को। प्लांट किचन जो है कि आपको जाइलम को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के लिए, लीफ बोलिए। को सर, लीफ। जड़ से पत्ती लेकर को। पत्ती तक लेकर जाएगा, यही जो है कि आपको जाइलम लेके जाएगा। और जब पका लेगा पत्ती तक भोजन, उसके बाद पत्ती से विभिन्न जो है कि जड़ों के हिस्सों तक, जहां जहां इसको काम है वहां वहां लेके जाएगा। ये कौन ले जाएगा, ये फ्लोएम लेके चला जाएगा, ठीक ना, फ्लोएम लेके चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जाइलम फ्लोएम पौधे के उपस्थित प्रमुख जो है कि संवहनीय उत्तक होता है। जाइलम यह जो है कि उत्तक पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है, इसे चालक जो है कि उत्तक भी कहते हैं। जाइलम भी कितने प्रकार के, जाइलम चार प्रकार के होते हैं। एक होता है वहनिका, वहनिकाएं होता है, दूसरा होता है वाहिका, तीसरा होता है जाइलम तंतु, और चौथा होता है जाइलम मृदुतक जो है कि आपको होता है। ये चार प्रकार के जो है कि आपको होते हैं। कभी कभी देखिएगा ना, कोई कोई पेड़ को जब आप काटने का प्रयास कीजिएगा तो खून की तरह छुड़छुड़ी ऐसा पानी फेंकता है, तो वो पानी क्या फेंकता है, तो उसमें जाइलम उत्तक जो होता है ना ये मोटा होता है, और यही जाइलम उत्तक जब काटिएगा ना तो पानी बहुत तेजी से एकदम फुहारा के टाइप से जो है कि आपको मारेगा। ये कौन सा उत्तक के कारण, ये जाइलम उत्तक के कारण जो है कि ऐसा होता है।
अगला हो गया वन पदाधिकारी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का सवाल है। 96 नंबर सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है। 96 नंबर सवाल बोल रहा है कि डीएनए का कार्यात्मक इकाई क्या होने वाला है। तो डीएनए का कार्यात्मक इकाई की बात करेंगे, क्या होगा? जीन। जीन जो है कि जीन। आपको होगा, क्या होगा? जीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। डीएनए का कार्यात्मक इकाई जीन होता है और डीएनए से आरएनए में संश्लेषण क्या कहलाता है? यह कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन जो है कि आपको कहलाता है। हाँ, देखिए आरएनए से पहले है डीएनए है, यहाँ जो है कि आरएनए है ना, और आरएनए है, और यहाँ जो है कि आपको प्रोटीन है। देखिए डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। और डीएनए से फिर से डीएनए बन जाना रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन जो है कि आपको कहलाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते पेट में डीएनए से डीएनए बन क्या कहलाता है? कब? अच्छा ई वाला जो उस दिन दिए थे उसका आंसर अभी नहीं ना दिए हैं। नहीं डीएनए से उसके नहीं, दूसरा सेट में पूछा था। नहीं उसका आंसर कहाँ दिया? उसका आंसर भी नहीं दिया। अच्छा भेज देते। रिप्लिकेशन अगले सैटरडे को भेजिएगा। रिप्लिकेशन हुआ काहे के लिए अगले सैटरडे? तो कोई कॉपी जमा नहीं किया। हम तो बोले थे कि हाँ कि 10 को से ऊपर कॉपी रहेगा तो जो है कि करवाएंगे। 10 को कॉपी नहीं पूरा। कहाँ पूरा? जाके देख लीजिए ना, आप लोग के लिए भी तो ग्रुप खुल रही है, सब कोई देख सकता है ना। सर हाँ बनाए थे, कुछ लोग बनाए थे। हाँ डीएनए से आरएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन होगा। देखिए यहाँ लिखे हैं डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। आरएनए से डीएनए बनना मतलब रिवर्स जा रहा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ये ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। और डीएनए है और डीएनए से फिर से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। अगला बोलता है कि बिडाल टेस्ट, ये किसके लिए होता है? बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए जो है कि आपको होता है बिडाल टेस्ट जो है कि आपको होता है ना। और कोरोना के लिए कौन सा टेस्ट हो रहा था? आरटीपीसीआर रिवर्स आरटीपीसीआर होता है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो है कि आपको हो रहा था कोरोना के समय। फुल फॉर्म क्या होता है सर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन जो है कि आपको रिएक्शन, है ना। चेन रिएक्शन जो है कि आपको होगा। यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का है कि जो कोरोना वायरस था वो कैसा वायरस था? वो डीएनए नहीं वायरस होके कैसा था? आरएनए वायरस था। तो हमको पता है कि आरएनए से डीएनए जाएंगे तो क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। तो इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है कि इसका पूरा नाम जो है कि आपको था। कोरोना के समय यही टेस्ट जो है कि आपको होता था। बिडाल हो गया आपको टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए, एलिसा हो गया, रीपा हो गया, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हो गया। ये सब किसके लिए है? ये सब जो है कि एड्स के लिए जो है कि आपको टेस्ट जो है कि आपको होता है। चलिएगा, टाइफाइड को मोतीझरा या आंत ज्वर बीमारी या मियादी बुखार के नाम से जानते हैं। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला है। और टाइफाइड रोग से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीएबी का टीका जो है कि आपको लगाना अनिवार्य जो है कि आपको होता है। क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस या इसे ही टीबी कहते हैं, ये किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण जो है कि आपको होता है। और क्षय रोग, है ना। और क्षय रोग को बचाव के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका? बीसीजी का जो है कि आपको टीका लगाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रोटीन किससे बनता है? तो प्रोटीन एमिनो एसिड है ना। तो एमेगा एसिड है, एमिनो एसिड है। क्या आंसर हो जाएगा? एमिनो एसिड जो है कि आपको हो जाएगा। और कितना प्रकार के एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है? 20 प्रकार के, जिसमें 10 हमारे शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर जो होता है उसे आवश्यक कहते हैं कि अनावश्यक कहते हैं? अनावश्यक कहते हैं। और जो शरीर से बाहर होता है, जो हम भोजन में लेते हैं, उसे आवश्यक कहते हैं। और 20 प्रकार के ये अमीनो एसिड से एक किसका निर्माण होता है? एक प्रोटीन का निर्माण जो है कि आपको होता है। क्लियर है ना। मानव के सजीव में कोशिका का लगभग 15% भाग मृत एवं सोखी कोशिकाओं में लगभग 50% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन्स जो है कि आपको क्या होता है? स्वाद में ये क्षारीय होता है और इस शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोगी देता है।
मनुष्य के शरीर में अम्ल क्षार के बीच समायोजन स्थापित करने के लिए कार्य करने वाला कौन काम करता है? तो यह फास्फोरस काम करता है। प्रोटीन्स का नामकरण किसके द्वारा किया गया? बर्जेलियस एवं मुल्डर के द्वारा किया गया, है ना। प्रोटीन का निर्माण पेप्टाइड बंध के साथ होता है। दाल में प्रोटोमिन्स प्रोटीन जो है कि आपको पाया जाता है। गेहूं और चावल में ग्लूटामिन जो है कि प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितना % होता है? तो नाइट्रोजन 16। लगभग 16% होता है। और फास्फोरस तत्व न्यूक्लिक अम्ल में होता है, परंतु प्रोटीन में नहीं होता है फास्फोरिक जो है कि आपको तत्व। आगे चलते हैं, बोटनी का सवाल है, पौधे में जाइलम का काम क्या है? फिर से रिपीट हो गया, अभी एक साल पहले वही क्वेश्चन है, एक साल बाद भी वही क्वेश्चन, दोनों साल में वही क्वेश्चन जो है कि आपको हो गया, है ना। जल का परिवहन, देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में कैसे रिपीट कर रहा है, 21 साल में रिपीट हो गया, ये सब पढ़ा दिए हैं। आगे चलते हैं, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? कूटपाद के द्वारा जो है कि आपको करता है। किससे करता है? उत्पाद क्या कूटपाद होता है के द्वारा। सर? हमको समझ में नहीं आता। कूटपाद जैसे हम लोग मुख से खाते हैं ना भोजन को, जैसे मुख से जी। खाते हैं, मुख में रखते हैं, चबाने के बाद ग्रास नहीं जाता है, उसका छोटी आंत बड़ी आंत फिर गुदा के माध्यम से जो है कि शरीर से बाहर हो जाता है। वैसे ही अमीबा का जो भोजन होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंतर्ग्रहण जो अपने शरीर के अंदर ले जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को जो है कि आपको कहते हैं कूटपाद कहते हैं। ठीक है, कूटपाद कहते हैं। अमीबा भोजन जो है कि अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा जो है कि आपको करता है। अमीबा में सर्वप्रथम जो है कि आपको रसेल वान, है ना, रोसेन हॉफ ने जो है कि आपको खोजा था अमीबा को। अमीबा कैसा कोशिकीय है? एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय जो है कि आपको जीव होता है, और यह जरूरत के हिसाब से अपने आकार को बदल लेता है। अमीबा सामान्यतः अलवण जलीय तालाब, है ना, खोइयों, झीलों के जल धाराओं और गीली मिट्टियों में जो है कि आपको होता है। और अमीबा में प्रजनन की बात करेंगे, कैसा जनन होता है? अलैंगिक जो है कि आपको जनन होता है। और अलैंगिक में कैसा? द्विविखंडन होता है, मतलब कि ये टूट के दो भागों में जो है कि आपको बट जाता है। और पेचिस रोग ये किससे होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से जो है कि आपको होता है कौन सा रोग? पेचिस नाम के रोग जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, कपास किस कुल के अंतर्गत आता है? तो मालवेसी कुल के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। किसमें? मालवेसी। रुई की बात करेंगे, रुई भी आता है मालवेसी का, है कि रुई भी एक प्रकार का कॉटन है, कॉटन मतलब कपास, कपास किसके अंतर्गत? मालवेसी कुल के अंतर्गत। जूट की बात करेंगे, जूट किसके अंतर्गत आएगा? टिलियेसी के अंतर्गत। टिलियेसी के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा। सन की बात करेंगे, सन किसके अंतर्गत आएगा? पिप्लियोनेसी के अंतर्गत जो है कि आप। अलसी की बात करेंगे, अलसी लाइसी के अंतर्गत आएगा। नारियल पामी कुल के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा, है ना। और हरे और कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं? कोमल तने वाले पौधे को शाक कहा जाता है। और इसमें पत्ती, फूल, फल आदि पकड़कर जो है कि आपको खाए जाते हैं, मतलब इसमें सारा का सारा कुछ खाया जाता है, जैसे पालक, सरसों, मटर, बैगन, है ना, टमाटर, है ना, गेंदा, मक्का, बथुआ, मेथी इत्यादि जो है कि साग के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। 2021 का पेपर आ गया, जठर रस का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो जठर रस जो होता है वो क्या होता है? तो पेट के अंदर होता है। और पेट के अंदर जठर रस होगा तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? अम्लीय होगा। तो वो अम्लीय जब होगा तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है जठर रस में 2 जो है कि आपको होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, जठर रस जो है कि अमाशय, अमाशय मतलब पेट, पेट के दीवार पर पाए जाने वाले ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? जठर रस जो है कि कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से 2 चीज निकलते हैं, बताइए कौन से? रेनिन और पेप्सिन जो है कि आपको निकलता है। रेनिन का काम जो होता है दूध का पाचन करना, और पेप्सिन का काम किसका होता है? प्रोटीन का पाचन जो है कि आपको करना। तो यही जो जठर रस जो होता है इसका पीएच वैल्यू कितना? इसका पीएच वैल्यू 2 होता है। आगे देखते हैं, जठर रस का स्रावन जठर ग्रंथियों के भीतीय कोशिकाओं सेल से होता है। और जठर रस का स्रावन 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन जो है कि आपको होता है। जठर रस में पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 1.5 से लेकर कितना तक? 2.5 तक जो है कि आपको होता है, अर्थात ये अम्लीय होता है। और जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या भोजन को पेप्सिनोजेन एवं प्रेसिन को जो है कि सक्रिय करने में भूमिका निभाता है। पेप्सिन एंजाइम या प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन या दूध में पाए जाने वाले
केसिन प्रोटीन को क्या करता है, पाचन जो है कि आपको करता है। और छोटे बच्चे में रेनिन एंजाइम अधिक निकलता है, इसीलिए देखिएगा जब बच्चा दूध पीता है जस्टे उल्टी करेगा किसके रूप में, दही के रूप में जो है कि आपको उल्टी जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, आंसर भी मिल गया होगा, कहाँ से होगा, अमाशय मतलब पेट से शुरू होता है। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन जो है कि अमाशय मतलब पेट से शुरू होता है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अमाशय के दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस, यही वाला जो है कि आपको है सारा का सारा जो है कि बोल रहा है। इसमें प्रोटीन का पाचन जो है कि आपको पेप्सिन करता है ना, यही सब जो है कि आपको बोल रहा है। आगे चलते हैं, अगला नहीं, भोजन अगला बोलेगा तो छोटी आंच देगा ना सर। नहीं, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, पूर्ण पाचन बोलेगा तब छोटी आंत, है ना। भोजन का पाचन अगर बोल दिया तो भोजन का पाचन जो है कि मुख से, अगर पूर्ण पाचन बोल दिया तब छोटी आंत, हाँ पूर्ण पाचन बोल दिया तब छोटी आंत, या पूर्ण पाचन जो है कि आपको किसका, प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन बोल दिया तो छोटी आंत। भोजन में कोई भी कुछ भी आएगा उसका पूर्ण पाचन जो है कि छोटी आंत से जो है कि आपको होगा। ठीक है, भोजन पचना शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से होता है। हाँ बोले पेट और अमाशय एक ही चीज है सर। हाँ, दोनों का एक ही नाम है बस। स्टमक उसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पेट कह दीजिए, हम लोग आमतौर में भाषा में बोलते हैं, और अमाशय बायोलॉजी के लैंग्वेज में उसे अमाशय कहते हैं। ठीक है ना, अमाशय कहते हैं। अग्नाशय अलग होता है, फिर अमाशय अग्नाशय में बहुत फर्क है। अग्नाशय किसको कहते हैं, पेनक्रियाज को जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक ना, पेनक्रियाज को कहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है, तो ये सल्फा ड्रग्स जो होगा वो एंटीबायोटिक जो है कि आपको दवा जो है कि आपको होगा। सल्फा ड्रग्स सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है विकल्प के अनुसार, है ना, विकल्प जो दिया है उसके अनुसार। इसमें पेनिसिलिन का नाम कहीं दिया है, नहीं ना दिया है, इसीलिए इस ऑप्शन के अनुसार जो है कि सल्फा ड्रग्स जो है कि आपको होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। सल्फा ड्रग्स नामक एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में गरहार्ड, है ना, डोमक ने जो है कि आपको किया था। एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के विरुद्ध उपचारों हेतु कारगर होता है, और सर्वप्रथम 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज किया गया, पेनिसिलियम का खोज किया गया। और यही आपको क्या था, यही जो है कि पहला जो है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है कि आपको था। ठीक ना, जो पेनिसिलियम नॉनटेक नामक जो है कि कवक से प्राप्त किया जाता है। और क्लोरो जो है कि आपको फिनॉल एंटीबायोटिक का निर्माण 1947 में किया गया था। और टेट्रा जो है कि आपको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का निर्माण 1948 में किया गया था, है ना। आगे चलते हैं, और एस्ट्रोपो जो है कि माइसिन का आविष्कार जो है कि किसके द्वारा, सेलमैन जो है कि आपको वाइट्समैन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला बोलता है कि कैंसर कोशिकाओं के परीक्षण कहाँ से किया जाता है, तो कैंसर कोशिकाओं का परीक्षण किससे क्या कहलाता है, बायोप्सी जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोप्सी जो है कि आपको कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कैंसर कोशिकाओं के परीक्षण में बायोप्सी कहा जाता है, जो आपको टेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी एक विधि है, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सेल्स मतलब कोशिका का सैंपल को उसके जांच के लिए जो है कि आपको भेजा जाता है। मतलब कि कोशिका का जहां पर आपको लग रहा है ना, वहां की कोशिका को काट कर किसके लिए, जांच के लिए जो है कि आपको भेजा जाएगा, परीक्षण के लिए जो है कि आपको भेजा जाएगा। ठीक है ना। उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर की बात करेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी खास संवर्धन माध्यम से पौधे के किसी भाग के उत्तक से नए पौधे को उगाना, यही क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। उत्तक संवर्धन में कृत्रिम पोषण के माध्यम का इस्तेमाल करके किसी जो है कि आपको उत्तक से नए जीवों का विकास किया जाता है। और उत्तक संवर्धन की खोज ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति शास्त्री, है ना, गॉटलीब जो है कि हैबरलैंड ने जो है कि आपको किया था। और उत्तक संवर्धन की मदद से हजारों की संख्या में पौधे उगाए जा सकते हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं, माइक्रो जो है कि आपको, है ना, प्रोग्रामेशन जो है कि आपको कहा जाता है, सूक्ष्म प्रबंधन जो है कि आपको कहते हैं। उत्तक संवर्धन में प्रत्येक पौधा अनुवांशिक रूप से जो है कि मूल पाद के समान होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही सोमा क्लोन जो है कि आपको कहा जाता है। प्याज अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करके रखता है, तो अपने फलों में जो है कि आप, फल में नहीं, भोजन का संग्रहण बोल रहा है ना, भोजन का संग्रहण जो है कि आपको कहाँ पे, तो ये पत्तियों में जो है कि आपको करके रखता है। भोजन संग्रहण का मतलब भोजन का स्टोर करना, भोजन को स्टोर कहाँ करता है, पत्तियों में जो है कि आपको करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्याज अपने, लेकिन अगर प्याज का खाने योग्य भाग बोल देगा तब क्या होगा, तब हो जाएगा भूमिगत तना जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा,
भूमिगत तना जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। प्याज हो गया, हल्दी हो गया, उसके बाद जो है कि आपको लहसुन हो गया, लहसुन के बाद आप देखिएगा उसके बाद जो है कि अदरक हो गया, ये सब क्या खाते हैं, ये सब आलू हो गया, है ना, ये सब का जो है कि खाते हैं, भूमिगत तना जो है कि आपको खाते हैं, ठीक है। प्याज अपने भोजन पत्तियों में संग्रहित करता है, जबकि प्याज समग्र रूप से एक रूपांतरित तना है, जिसे बल्ब के नाम से जो है कि जाना जाता है। प्याज के पौधे के लिए पोषक तत्व जो है कि कंद के भीतर जमा रहता है और प्याज में संचित भोज्य सेलुलोज के रूप में संग्रहित होता है। हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, गन्ना इत्यादि किसका है, तो ये जो है कि तना का रूपांतरित रूप जो है कि आपको होगा। जबकि गाजर, शकरकंद, चुकंदर, सलजम, मूली, ये सब किसका उदाहरण होगा, ये सब का सब जो है कि आपको जड़ का उदाहरण जो है कि आपको होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है कि शहद में मक्खी की बीज। शहद में मक्खी की बीज कैसा होता है, शहद में मक्खी का बीज कैसा होता है, तो बीज जो है कि इसका कैसा, इसका बीज जो है कि अम्लीय होता है। मधुमक्खी के कीट वर्ग की प्राणी है और मधुमक्खी छत्ते बनाकर रहती है और इसका घोंसला छत्ता या मोम जो है कि मोम का बना होता है और यह संघ बनाकर जो है कि आपको रहती है और प्रत्येक संघ में कितना रानी, एक रानी और कई सौ नर और एक शेष जो है कि श्रमिक जो है कि आपको होते हैं। और मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, एक रानी मक्खी होती है, दूसरा नर एवं तीसरा कौन सा, केमरी, है ना, केमरी मक्खी जो है कि आपको होता है, ठीक है। मधुमक्खी में शहद या मधु से प्राप्त होने वाला अत्यंत जो है कि पौष्टिक भोजन होता है और कृत्रिम तरीके से मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, यह मधुमक्खी पालन जो कहलाता है वो एपीकल्चर जो है कि आपको कहलाता है। कौन सा, एपीकल्चर कहलाता है। आगे 108वें नंबर सवाल की बात करते हैं। 108वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमलिन का एक विक्रय आरंभ जो है कि आपको किया था, तो वह कंपनी कौन सी है, वह कंपनी थी एली लिली जो है कि आपको कंपनी थी, कौन सी, एली लिली। सर्वप्रथम ई कोलाइल इंसुलिन को 1978 में उत्पादित किया गया और प्रथम ह्यूमन जो है कि आपको जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया गया और सन 1983 ईस्वी में एली लिली कंपनी के द्वारा प्रथम इंसुलिन का, है ना, ह्यूमनिट ब्रांड के रूप में बिक्री जो है कि क्या किया, प्रारंभ किया। और इंसुलिन मानव रक्त में शर्करा को क्या करता है, शर्करा को नियंत्रित जो है कि आपको करता है। और इंसुलिन अग्नाशय के किस सेल से निकलता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से जो है कि आपको निकलता है, कहां से, बीटा कोशिका से। अगला क्या बोल रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है, तो दूध में उपस्थित शर्करा की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, है ना, लैक्टोज हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन की बात करेगा तो कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है, अभी जस्ट हुआ है थोड़ा देर पहले, देखते हैं कितने लोगों को याद है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन सर। दूध में कौन से, कैसीन प्रोटीन, ठीक है। कैसीन प्रोटीन जो है कि आपको होता है, बहुत सही, कैसीन होता है दूध में, ठीक है, कैसीन प्रोटीन होता है। दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज में पाए जाने वाला 2 मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। लैक्टोज का आमतौर पर मिल्क जो है कि शुगर कहा जाता है और सुक्रोज हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली सबसे, है ना, जो है कि आपको आम शर्करा है, जिसे चीनी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। फलों फ्रुक्टोज में मौजूद कहाँ होता है, तो फलों में शर्करा जो होता है वो किसके कारण होता है, फ्रुक्टोज के कारण जो है कि आपको होता है। फ्रुक्टोज एक साधारण, क्या, टेबल शुगर सर, सुक्रोज को भी कहते हैं। हाँ, टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं, वही चीनी हो गया टेबल शुगर, है ना। ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है ना, और इसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड का जुड़ने वाले लिंकेज को ही जो है कि आपको क्या कहते हैं, ग्लाइको जो है कि एसिडिक लिंकेज के रूप में जाना जाता है। और दूध से दही दूध को दही में डाला जाता है तो चीनी जो है कि ऑक्सीकृत होकर जो है कि लैक्टिक एसिड जो है कि आपको बना देता है। इनमें से कौन एक आवश्यक एमिनो एसिड है, कौन सा होने वाला है, तो ल्यूसीन जो है कि एक प्रकार का आवश्यक जो है कि आपको होने वाला है ना। प्रमुख आवश्यक जो है कि आपको अनिवार्य एमिनो अम्ल की बात करेंगे, ल्यूसीन हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, उसके बाद मिथियोइन हो जाएगा, है ना। फिनाइल जो है कि एलेनिन हो जाएगा, नित्रोसिन हो जाएगा, ट्रिंटोफेन हो जाएगा, वेलिन हो जाएगा, ये प्रकार का क्या है, अर्जिनियन हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको
हिस्टीडीन जो है कि आपको हो जाएगा। ये सब एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का अनिवार्य रूप से एमिनो अम्ल का प्रकार जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि एल्जर्न। एल्जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा जो है कि आपको होता है, तो IgE जो है कि आपको होता है। एल्जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षी जो है कि आपको क्या होगा, तो IgE जो है कि आपको होने वाला है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, एल्जिन्स जो है कि आपको कहा जाता है एलर्जी उत्पन्न करने वाले को। और किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षी सक्रिय है ना प्रतिरक्षा जो है कि आपको कहलाता है। और एलर्जी प्रतिरक्षा का एक महत्वपूर्ण जो है कि साइड इफेक्ट जो है कि आपको होता है। एलर्जी क्या होता है, समाज एलर्जी में ये सब नहीं आता है सर। ये बोल रहा है क्या, दवा में जो है कि प्रतिरक्षी मतलब कि उसका जो है कि एंटीडोट जो है कि बनाने वाला क्या कहते हैं, यही जो है कि आपको बोल रहा है कि एलर्जी जो होता है ना उसका एंटीडोट जो होता है ना वो किसका बना होता है, यही जो है कि प्रश्न जो है कि आपको मेडिसिन से सवाल जो है कि आपको हो गया है ना। बायोलॉजी का है लेकिन मेडिसिन सेक्टर से जो है कि आपको चला गया है। कुछ वस्तु जैसे आपको धूल, सब है। हाँ तो कुछ सवाल आपको छोड़ने ही के लिए एग्जाम में होता है। सब सवाल बनिए जाएगा तो फिर एग्जाम का महत्व की रहेगा, है कि नहीं। कुछ सवाल छोड़ने ही के लिए बना होता है। कुछ वस्तु जैसे जो है कि धूल धुआं रसायन कपड़ा सर्दी इत्यादि जो है कि किन्हीं जो है कि विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाता है और उसे शरीर के विपरीत है ना, शरीर के विपरीत जो है कि क्रिया होने लगती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसी बीमारी को एलर्जी जो है कि आपको कहा जाता है। जिससे कभी देखिएगा धूल से किसी का हो जाता है, किसी सर्दी से हो जाता है, किसी गर्मी से हो जाता है, इससे क्या होता है, एलर्जी जो है कि आपको हो जाता है। और एलर्जी हो जाएगा तो आपको एलर्जी का एग्जाम्पल खुजली भी है, फोड़ा भी है, फुंसी भी है, शरीर का सूजन आ जाना। देखते हैं ना गर्मी के दिनों में कहीं कहीं चकत्ता हो जाता है ना, काला दाग हो जाना, एक्जिमा इत्यादि जो है कि किसका, एलर्जी का जो है कि आपको रूप जो है कि आपको हो जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है, अगला बोल रहा है आपका कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स क्रमशः पाए जाते हैं। कौन कौन पाया जाता है, तो इसमें जो है कि आपको कोशिका द्रव जो होता है ना, कोशिका द्रव में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम में, माइक्रोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, 70S में भी होता है और 80S में भी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम, तो राइबोसोम जब भी होगा ना तो राइबोसोम 70S वाला होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट और ये कोशिका जो है कि आपको द्रव, कोशिका द्रव जो होता है वो 80S में जो है कि आपको होता है, 80S में जो है कि आपको होता है। और क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या आंसर लिया, 70, 70 और 80। 70 ये फिर कहाँ से आ गया सर? क्या लिया है, 80S, 70 एवं 70S, है ना, ठीक तो है। क्या नहीं आ रहा समझ में इसमें सर 70S 80S तो जानते हैं, फिर 70 सिर्फ है ये। नहीं, 70 एवं 70S मतलब कि 70 है लेकिन इसमें आगे में एस लगा दिया है, मतलब 70 एवं 70S कर दिया है, दोनों जगह एस लगा के आगे ही में एस लगा दिया है, ठीक है ना, आगे में एस लगा ले, एवं करके लगा ले, है ना, एवं करके जो है कि आपको दिया है, ठीक है ना, वैसा कुछ नहीं दिक्कत क्या होता है सर? यूकैरियोटिक नहीं देखे थे, है ना, वही है, वो तो जान ही रहे थे, 70 सिर्फ नहीं, तो यही एस छोड़ दिया यहाँ पर, एवं करके यहाँ पर एस आगे लगाया, तो एवं का मतलब ये और ये, और साथ में जो है कि एस यहाँ पर जोड़ दिया है दोनों में, है ना। अच्छा, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम में, कोशिका द्रव में 80S होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो है कि आपको 70S और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम में भी 70S जो है कि आपको होता है। राइबोसोम एक सजीव कोशिका में पाए जाने वाले बहुत छोटे कण होते हैं, जैसे ही छोटा जो है कि आपको होगा वैसे ही 70S जो है कि आपको होगा। और यह प्रोटीन बनाने का मुख्य जो है कि स्थल है, और इसलिए इन्हें भंज का कारखाना, क्या लिखा है, भंजे लिखा है ना, भंजन का कारखाना जो है कि आपको कहा जाता है। खाना जो है कि आपको पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि आपको कहा जाता है। राइबोसोम की खोज जो है कि जी पैलेट के द्वारा किया गया था, और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक एवं केंद्रक जो है कि इसमें पाया जाता है, और इसका आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है और एक 80S राइबोसोम होता है।
70S राइबोसोम जो होता है इसका आकार छोटा होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक ना। और जो 80S होता है इसका आकार बड़ा होता है और यह उच्च विकसित पौधा एवं जंतुओं कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में कितना एस 80S राइबोसोम जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीव जो है कि आपको पनपते हैं। तो यह सूक्ष्म जीव जो पनपता है उस जीव का क्या नाम है, उस जीव का नाम है स्टेफाइलोकोकार्ड, है ना। स्टेफाइलोकोकार्ड जो है कि आपको ये जीवाणु जो है कि आपको सूक्ष्म जीव जो है कि आपको पनपते हैं। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर स्टे जो है कि फाइलोकोकार्ड सूक्ष्म जीव जो है कि आपको पनपते हैं और यह जो है कि आपको क्या होता है, बैक्टीरिया का एक समूह होता है और जीवाणु संक्रमण होने और आमतौर पर एक कट के माध्यम से त्वचा में जो है कि क्या कर जाता है, त्वचा में यह प्रवेश कर जाता है। और बैसिलस सीरम एक जीवाणु बनाने वाला जो है कि आपको क्या है, बीजाणु बनाने वाला एक जीवाणु है जो आमतौर पर मिट्टी, भोजन और समुद्री स्पंज में पाया जाता है। साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु जो टाइफाइड बुखार का क्या बनता है, टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। और क्लोस्ट्रिडियम जो है कि आपको ब्यूटीलिनियन एक जो है कि अबेबी जीवाणु है जो विशिष्ट जो है कि आपको न्यूरो जो है कि आपको टॉक्सिसिटी बाले में प्रोटीन का उत्पादन जो है कि आपको करता है ना, करता है। आगे कौन है, 2021 का पेपर है। यहां से हम लोग जो है कि आपको कल जो है कि आपको देखेंगे 2021 के पेपर से आगे का, ठीक है। आज के लिए इतना ही।